हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रिया एजुकेशनल हब। तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है और काफ़ी टेंशन में है इस एग्ज़ाम को लेकर। तो उसके लिए आप एग्ज़ाम से पहले यह वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सीटेट के पेपर 2 के एसएसटी का PYQ लेके आई हूँ, जो कि 21 दिसंबर 2021 का यह पेपर है। इससे पहले मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर लिया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 31 to 50 करवाई चुकी हूँ और आज मैं 51 to 70 करवाने वाली हूँ, 20 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है वो भी बताऊँगी साथ ही साथ में। और यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होते हैं उसे मैं बताऊँगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप इसके थ्रू मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाल किला अवसादी सेल से बना है जबकि ताजमहल कैंथर सेल से बना हुआ है। ये बात तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि लाल किला अवसादी सेल से बना हुआ है, यानी रेड फोर्ट किससे बना हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। और ताजमहल किससे बना हुआ है? मेटामॉर्फिक रॉक से। तो यह बात बिल्कुल सही लग रहा है। बाकी फिर भी सारा ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर सही मिल जाए तो कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अभी टाइम है तो अभी कर सकते हैं। लाल किला कैंथर सेल से बना है जबकि ताजमहल अवसादी सेल से बना है। ये बात बिल्कुल उल्टा बताया गया है, तो यह बात बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है, लाल किला और ताजमहल दोनों कैंथर सेल से बने हुए हैं। ये भी बात बिल्कुल गलत है, दोनों तो सेम चीज़ से बना ही हुआ नहीं है। एंड लाल किला और ताजमहल दोनों अवसादी सेल से बने हुए, ये भी बात बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर क्या हो गया? लाल किला अवसादी सेल से बना है और ताजमहल कैंथर सेल से बना है। तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, लाल किला लिख के, रेड फोर्ट लिख के इज इक्वल टू अवसादी सेल, और ताजमहल लिख के कैंथर सेल। और एग्जाम से पहले आप 2 दिन पहले ही रिवीजन इसे कर लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट होगा और आप नहीं जानेंगे तो बहुत ही बुरा लगेगा। रेड सेल इज मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स वेरी ताजमहल इज मेड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, लाल किला अवसादी सेल और ताजमहल कैंथर सेल। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड्स? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? यानी कि यहाँ जितने भी पवन के नाम बताए गए हैं, इसमें से मौसमी पवन कौन है? पहला है व्यापारिक पवनें, दूसरा है मानसून पवनें, तीसरा है पश्चिमी पवनें और चौथा है स्थिल समीर। यानी इसका ऑप्शन है ट्रेड विंड्स, मानसून, वेस्टर्नलाइज, लैंड ब्रीज। यानी कि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मौसमी पवन कौन सा होता है? मानसून पवन होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि मानसून इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। यह बात तो बिल्कुल सही बोला गया है कि चांद पर बचे रहने के लिए क्या जरूरत पड़ता है कि जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उसके लिए विशेष पोशाक की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि अब देखिए, कथन ए और कथन बी का क्वेश्चन बहुत आता है, तो आप लोग पहले से ही इसका प्रैक्टिस खूब सारा कर लीजिए, क्योंकि यह इस टाइप का क्वेश्चन आने ही वाला है। मेरे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ये कथन से रिलेटेड थे, तो इसमें आप लोगों को दोनों कथन को जोड़ के देखना है। अगर सही होगा तो फिर सही व्याख्या करता है, अगर सही व्याख्या नहीं करता हो तो सही व्याख्या नहीं करता है, और दोनों में से कोई भी गलत हो तो ए गलत है या बी गलत है, इस टाइप का इसका ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन बिल्कुल सेम रहता है, तो आप लोग दोनों को अच्छे से पढ़ें। तो पहला ऑप्शन है, मतलब पहला क्वेश्चन है, चांद पर जीवित रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। यह बात तो बिल्कुल सही है। चांद पर वायुदाब नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त शिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती है। यानी कि अगर वो विशेष सुरक्षा पोशाक नहीं पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं रहने के कारण तो क्या हो सकता है, जो उन लोग के शरीर के जो रक्त शिराएं हैं वो विपरीत बल के कारण फट सकता है। तो यह दोनों बात बिल्कुल सही है, दोनों ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को बहुत ही दिक्कत होता है हिंदी में, तो मैं दोनों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है, एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट टू सर्वाइव ऑन मून। यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनना पड़ता है ताकि वो मून में सर्वाइव कर सके, क्योंकि
दे बिकॉज, यहाँ बिकॉज लगा के देखिए, बिकॉज लगाइएगा तो खुद शूट कर रहा है और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ पे नो एयर प्रेशर है ऑन मून एंड ब्लड वेसल ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स विल बस्ट बिकॉज ऑफ काउंटर प्रेशर। तो बोथ क्या बोलते हैं, बोथ स्टेटमेंट इज राइट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, विच कंट्री डज नॉट गेट कवर्ड बाय द सहारा डेजर्ट। तो आप लोगों को मैप बहुत अच्छे से कंप्लीट करके जाना है क्योंकि मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंडिया के मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और भी बहुत कंट्री से। तो आप जान रहे होंगे कि सहारा डेजर्ट कहाँ पे है। तो सहारा डेजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में है। तो इसमें बहुत सारे कंट्री के नाम दिए गए हैं, वो पूछा जा रहा है कि सहारा मरुस्थल का कौन सा कवर नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है लीबिया, लीबिया तो ऊपर में है तो ये तो कवर करता ही है, ये तो सही है। ट्यूनीसिया ये भी करता है, माली ये भी करता है, दक्षिण सूडान ये तो बिल्कुल नहीं करता है क्योंकि ये नीचे में, सूडान के नीचे में है। तो ये सहारा मरुस्थल ऊपर में है तो फिर दक्षिण सूडान ये इसको कवर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4। विच कंट्री डज नॉट गेट कवर्ड बाय द सहारा डेजर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, साउथ सूडान, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए, विच मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज मोर सुटेबल इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन। यानी कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है। यानी कि जो तटीय प्रदेश है या जो भी, जैसे कि यहाँ पे ये हो गया इंडिया, क्या हो गया, ये इंडिया हो गया। तो तटीय एरिया क्या हो गया, जो समुद्र से किनारे का पार्ट है। तो ये अरबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरबियन सी, तो ये जो पार्ट हो गया, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो कर्नाटक वगैरह पार्ट हो गया, तो वो क्या हो गया, कोस्टल एरिया में आ गया। तो वहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का कौन सा सबसे उचित तरीका है। पहला ऑप्शन है मल्च बनाना यानी मल्चिंग, दूसरा ऑप्शन है रॉक डैम यानी चट्टान बांध, तीसरा ऑप्शन है रक्षक मेखलाएं यानी शेल्टर बेल्ट, और फोर्थ ऑप्शन है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग तो ये तो नॉर्थ ईस्टर्न का पार्ट है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि वहाँ शेल्टर बेल्ट बनाया जाता है टू कंजर्व सॉइल, सॉइल को बचाने के लिए, मृदा को बचाने के लिए तटीय प्रदेशों में रक्षक मेखलाएं का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, शेल्टर बेल्ट। आप लिख सकते हैं कोस्टल एंड ड्राई रीजन, एक जगह लिख लीजिए, फिर इज इक्वल टू सॉइल कंजर्वेशन और उसका नाम लिख लीजिए शेल्टर बेल्ट और हिंदी में रक्षक मेखलाएं। अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैंने एग्जाम टाइम में इसी तरह अपने कॉपी में नोट डाउन करते गया जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा और उससे मुझे कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन मिला ही एग्जाम में, क्योंकि अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं, हिंदी पहले पढ़ लेती हूँ। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, यानी कि ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। यह बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये सत्य है क्योंकि संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व का संचालन कौन करता है, राज्य और व्यक्ति या तो व्यक्तियों का समूह करता है। कौन, राज्य और व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह करता है। फिर दूसरा ऑप्शन है कथन ए, कथन यहाँ बी होगा। देखिए यहाँ पे हिंदी में हमेशा गलत होता है, तो उस समय में आप जब एग्जाम देंगे तो हिंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है, इंग्लिश का ऑप्शन ही सही माना जाता है। इसलिए आप हिंदी पढ़ने के साथ ही साथ आप इंग्लिश भी जरूर अपने देखिए, जरूर देखें, क्योंकि ना इंग्लिश का अगर हिंदी पे गलत रहता है तो इंग्लिश का ऑप्शन को देखा जाता है सही और गलत डिसाइड करने में। तो आप हिंदी पर जरूर पढ़ें लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश भी जरूर पढ़ें एग्जाम में। अमूल इज ए ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। यह बात बिल्कुल गलत है, अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 3, ए इज करेक्ट बट बी इज फॉल्स, यानी ए सत्य है पर बी सत्य नहीं है, यानी असत्य है। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। मिल्पा, रोका, लोदांग आर डिफरेंट नेम्स फॉर, यानी मिल्पा, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम हैं।
तो यह नाम किसके लिए लिया जाता है? चावल की किस्में के लिए, स्थानांतरित कृषि के लिए, मक्का की किस्में के लिए और वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए। तो यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन भी रिपीटेड होता है। मिल्पा रोका लदान, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जानते ही होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। या अलग नाम है क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही नाम है मिल्पा रोका लदान। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित कृषि। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। चकेसांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित हैं? द चेकेसांग कम्युनिटी हु आर इनटू टेरेस कल्टीवेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? फर्स्ट ऑप्शन मिजोरम, सेकेंड ऑप्शन नागालैंड, थर्ड ऑप्शन मेघालय एंड फोर्थ ऑप्शन मणिपुर। तो यह क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप जानते रहेंगे तो सही कर लेंगे और नहीं जानते रहेंगे तो तुक्का मारेंगे, वो गलत भी हो सकता है। इसका आप कॉपी में आज से ही नोट डाउन कर लिए। चेकेसांग समुदाय जो क्या करते हैं? सीढ़ी नुमा खेती करते हैं यानी टेरेस कल्टीवेशन करते हैं। ऐसे जो होता है कल्टीवेशन पहाड़ी इलाका में, तो वो कहाँ से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 2 यानी नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करें क्योंकि एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत हेल्प होता है। आप रात में भी 2 घंटा भी दीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। और अभी से ही रिवीजन जरूर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम टाइम में भूलते रहिएगा। तो अभी तो 17 फरवरी तक एग्जाम होने वाला है, तो उससे पहले आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, फिर एग्जाम टाइम भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चों के साथ खाना बांटने से यह सोचकर इनकार किया कि यह बच्चा और बच्ची गरीब और गंदा है या है, यानी चिल्ड्रेन इन ए क्लास रिफ्यूज टू शेयर देयर फूड विद ए पार्टिकुलर चाइल्ड और दे थिंक शी और ही इट पुअर और डर्टी। दिस इज ए केस ऑफ, यानी कि एक कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी है, एक जो विशेष बच्चा है वो बहुत ही गरीब और गंदा है, तो उससे खाने अपना जो लंच शेयर करने से इनकार कर दिया। तो ये क्या दिखाता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोरिसियन यानी अवपीड़न, थर्ड ऑप्शन है स्टिग्मा यानी कलंक एंड थर्ड ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव और फोर्थ ऑप्शन है डोमिनेस यानी प्रभुत्व। तो इसका सही आंसर तो आपको पता ही होगा क्योंकि कोई भी इंसान अगर किसी से अलग व्यवहार कर रहा है तो क्या कर रहा है? वो एक तरह से भेदभाव कर रहा है यानी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 ये डिस्क्रिमिनेशन। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि ये एसएसटी में ऐसा होता है कि 40 क्वेश्चन तो फैक्चुअल होते हैं, ये यानी बुक से आता है, और बाकी के बचे 20 क्वेश्चन वो पैडागोगी होते हैं। वो आप कॉमन सेंस से अगर आपका सीडीपी अच्छा से पढ़े हो, हिंदी इंग्लिश का पैडागोगी अच्छा से पढ़े हो तो वो आपका बन जाएगा। तो पैडागोगी को अच्छा से ध्यान दीजिए क्योंकि वो 20 मार्क्स का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। Power shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary is called, यानी सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का वितरण को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ये रियल लाइफ में भी जानना चाहिए कि इसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्ति का क्षैतिज वितरण। दूसरा ऑप्शन है फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का संघीय वितरण। तीसरा ऑप्शन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, शक्ति का लंबवत वितरण। एंड फोर्थ ऑप्शन है लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्ति का पार्श्व वितरण। इसका सही आंसर हो गया शक्ति का क्षैतिज वितरण जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका मतलब ये होता है कि सेम लेवल, जैसे कि कोई सेम लेवल कैन एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, यानी सभी को सेम लेवल है, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, फिर एग्जीक्यूटिव हो गया और जुडिशरी हो गया, सब सेम लेवल में है लेकिन उन लोगों के पास डिफरेंट पावर है। और ये जो शक्ति का क्षैतिज वितरण इसीलिए बनाया गया है क्योंकि किसी को पास कुछ ज़्यादा पावर ना हो जाए और सबका क्या बोलते हैं पावर का एक इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन रहे। तो यह बहुत अच्छा हमारी सरकार के द्वारा सरकार का ये 3 अंग है जो कि हम लोग का शक्ति का क्षैतिज वितरण किया जाता है यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ मोनार्की। ये क्वेश्चन भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि मोनार्की तो आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पे राजा का शासन चलता है, उसमें क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है। फर्स्ट ऑप्शन है नागरिकों को अपना राजा या रानी चुनने की अनुमति होती है। ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो राजतंत्रीय में बिल्कुल होता ही नहीं है। मोनार्की सिस्टम तो ये बिल्कुल नहीं है। मोनार्की सिस्टम अगर राजा रानी चुनने का अधिकार होगा तो ये तो डेमोक्रेसी हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सेकेंड ऑप्शन है राजा व रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर नागरिक सवाल खड़े कर सकते हैं। ये भी तो डेमोक्रेसी का प्रॉपर्टी बता दिया गया है कि अगर राजा रानी कुछ भी निर्णय लिया है और वहाँ के आम जनता है वो सवाल खड़े कर देंगे, तो ये तो मोनार्की में तो होता ही नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन है देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियाँ होती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि राजा रानी ही पूरा इंपॉर्टेंट होता है, वही इसी के पास सारा शक्तियाँ निहित होते हैं, वहाँ के आम जनता के पास कुछ भी शक्ति नहीं होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, तभी फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के हाथों में नहीं अपितु नागरिकों के हाथों में होता है। ये भी तो बिल्कुल गलत है, ये मोनार्की सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, जबकि ये तो डेमोक्रेसी का बता दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। मैं इसे इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ, क्योंकि ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट ऑप्शन इज द सिटीजन आर अलाउड टू इलेक्ट देयर ऑन मोनार्क। बिल्कुल नहीं। पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन द मोनार्क टेक्स। बिल्कुल गलत है। मोनार्क हैज एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री, यानी मोनार्क के पास पूरा पावर होता है कंट्री को में रूल करने का। ये बात बिल्कुल सही है मोनार्की सिस्टम में। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इज इन द हैंड ऑफ द पीपल। ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीपल के हैंड में पावर नहीं रहता है फाइनल डिसीजन लेने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। गिनिंग मिल इज ए फैक्ट्री मीट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग फाइबर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल का काम आती है। जिनिंग मिल कौन सी रेशे को संसाधित करने के लिए काम आती है। पहला ऑप्शन है रेशम यानी सिल्क, दूसरा ऑप्शन है कॉटन यानी कपास, तीसरा ऑप्शन है ऊल यानी ऊन, एंड फोर्थ ऑप्शन है जूट यानी जूट। तो इसका सही आंसर हो गया कपास यानी कॉटन। कॉटन में कौन सा मिल का उपयोग होता है, जिनिंग मिल। याद रखिएगा जिनिंग मिल किसके लिए उपयोग होता है, किस रेशे के लिए, कपास के लिए। कपास को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आप लिख लीजिए जिनिंग मिल, फिर अपने खुद समझने के लिए लिखिए, ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा नोट्स बनाना है। बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाइए जो कि एग्जाम में तुरंत रिविजन कर पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सप्ताह में 2 बार लगने वाला झरोट का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजार में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। यह आप जानते होंगे कि सप्ताह में मात्र 2 बार लगता है। क्या इरोड का कपड़ा बाजार, यानी कि इरोड का जो कपड़ा बाजार जो कि संसार का विशालतम बाजार में आता है, तो ये कौन सा हम लोग की इंडिया की स्टेट में आता है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु एंड फोर्थ है कर्नाटका। तो इसको मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। इरोड बाई वीकली क्लॉथ मार्केट, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट्स इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। फर्स्ट ऑप्शन इज केरला, सेकेंड आंध्र प्रदेश, थर्ड तमिलनाडु एंड फोर्थ कर्नाटका। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में इरोड बाई वीकली क्लॉथ मार्केट होता है, यानी इरोड का कपड़ा बाजार जो कि सप्ताह में 2 बार लगता है। तो कहाँ लगता है, तमिलनाडु में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में चलते हैं। अब देखिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। ये अगर करंट अफेयर भी आप लोग पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, बहुत दिन से चला आ रहा है, तो ये क्वेश्चन अगर नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप लोग से गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट। फर्स्ट ऑप्शन इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु, सेकेंड तमिलनाडु एंड केरला, एंड थर्ड कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, एंड फोर्थ केरला एंड कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया कर्नाटका और तमिलनाडु। वैसे तो इसमें 3 राज्य 3 स्टेट और 1 यूटी है, जिसमें कि आता है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, और यूटी में कौन सा आता है, एक पुडुचेरी आता है। तो इस तरह वैसे तो इसमें 3 स्टेट और 1 यूटी है, लेकिन जो इसमें विवाद हुआ था तो इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु का ही विवाद था, क्योंकि तमिलनाडु को पूरा पानी नहीं मिल रहा था, तो वही कर्नाटक को निर्देश दिया गया था अच्छे से पानी देने के लिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 को देखते हैं। पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? एक फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर खबर रन बाय ए ग्रुप ऑफ वुमेन्स वाज इनिशिएटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश? इसका ऑप्शन है आगरा, चित्रकूट, झांसी, मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी चित्रकूट। चित्रकूट में क्या हुआ था कि पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के समूह को संचालित किया जाता है उसका कहाँ पे प्रकाशन हुआ था? चित्रकूट से। समझें कि यहाँ पे आप लिख लीजिए, अपना लिख लीजिए कॉपी में खबर लहरिया, फिर एरो दीजिए महिलाओं का एक समूह, फिर इक्वल टू उत्तर प्रदेश, उसका ब्रैकेट में चित्रकूट लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह आप बनाए रहेंगे तो आप लोग को याद आ जाएगा कि हाँ मैम इस तरह करवाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। एक 12 साल का बच्चा कांच ग्लास बनाने वाले कारखाने में काम करता है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? एक 12-year-old child works in a glass manufacturing factory which fundamental rights is violated in this situation? यानी कि जो 12 साल का बच्चा है वो कहाँ काम करता है? कांच की फैक्ट्री में काम करता है। तो उस बच्चे को कौन सा अधिकार का हनन किया जा रहा है? तो पहला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। दूसरा ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार एंड राइट टू इक्वलिटी यानी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस समानता का अधिकार यानी कि यहाँ कौन सा अधिकार का हनन हो रहा है इस बच्चा का? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें बच्चे को शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो रहा है। बच्चे लोग को मतलब 14 एज से कम से काम करना एक अपराध होता है और उन लोग को एजुकेशन दिलाने का यहाँ कर्तव्य है, तो बच्चे लोग को ये काम गैर कानूनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फंडामेंटल राइट से जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही है। कौन से फंडामेंटल राइट का हनन होता है, कौन से फंडामेंटल राइट में क्या लिखा हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो मैं करवा दूंगी, तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहें। मैं सारे फंडामेंटल राइट को एक जगह बता दूंगी एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही बताया जा रहा है कि भारतीय में क्या होता है, जितना भी धार्मिक कार्यकलाप है वहाँ पे सबका सम्मान करता है, सभी धर्म को भावनाओं का सम्मान करता है। और कथन बी है भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा प्रावधान है आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 में, जिसमें कि अल्पसंख्यक लोग भी अपना स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और बहुत सारे राइट है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत बताया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, कहाँ लिखा हुआ है ए सही और बी गलत? तो इसका सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 67 का ए सही तथा बी गलत है। ये सही, क्योंकि आप अगर ऑप्शन कथन आपको समझ में आ रहे तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, अपना सही आंसर छांटना है और करेक्ट करके निकल जाना है। एसएसटी में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप जानते रहेंगे तो फिर तुरंत आंसर निकालो और तुरंत। मेरे टाइम में तो ऐसा हुआ था कि मैं 15 मिनट पहले ही बना के बैठ गई थी। देखिए पहला ऑप्शन है, इंग्लिश में ही पढ़ देती हूँ मैं। इंडियन स्टेट इंश्योर नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन। ये बात बिल्कुल सही है, सभी रिलीजन को सम्मान किया जाता है हमारे इंडिया में। फिर दूसरा है देयर इज नो प्रोविजन टू प्रोवाइड एजुकेशनल राइट टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बिल्कुल गलत हो गया, तो ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। The state of Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh have a common high court in which of the following cities? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आप लोग सुने ही होंगे कि वहाँ पे सभी स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है, तो कहाँ पे हाई कोर्ट है? तो वहाँ पे मैं पढ़ लेती हूँ, ऑप्शन पढ़ती हूँ आइजवाल, कोहिमा, गुवाहाटी, ईटानगर। तो सही आंसर क्या हो गया? आप लोगों को पता ही होगा कि गुवाहाटी में ही ये यहाँ के जो असम हो गए, नागालैंड हो गए, मिजोरम हो गए, अरुणाचल प्रदेश हो गए, 4 स्टेट के एक ही जगह यहाँ पे हाई कोर्ट है, गुवाहाटी। तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कि गुवाहाटी हाई कोर्ट इज इक्वल टू असम प्लस नागालैंड प्लस मिजोरम प्लस अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि एग्जाम में पता चल जाएगा कि 4 स्टेट का एक ही हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी में है।
चलिए अब देखिए, ये क्लास 6 का SST का चैप्टर है। द वर्ड दलित मीन्स, दलित का मीन्स क्या बताया गया है, बताइए दलित का मीन्स क्या बताया गया है। ब्रोकन, रिवोल्यूशनरीज, स्ट्रगल, एक्स कम्युनिकेटेड, यानी मैं हिंदी पढ़ देती हूँ, कुचला या टूटा हुआ यानी ब्रोकन, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज क्रांतिकारी, थर्ड ऑप्शन इज संघर्ष, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बहिष्कृत। तो इसमें जो क्लास 6 का बुक में लिखा हुआ है कुचला या टूटा हुआ यानी ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स होता है दलित, यानी कुचला या टूटा हुआ का अर्थ है दलित, मतलब दलित का ही अर्थ है कुचला या टूटा हुआ। तो ये आप लोग बुक पढ़े होंगे तो ये जरूर पढ़े होंगे। तो आप लोग इस प्रीवियस, अगर टाइम नहीं है तो PYQ जरूर बना, अगर टाइम है तो आप लोग बुक जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम बचा हुआ नहीं है, तो जितना PYQ बनाएंगे वही हेल्पफुल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए ग्रुप ऑफ पीपल prevent laborers from other states from working in their state, which fundamental rights of the worker is violated, यानी कि यदि कुछ लोगों किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो अगर जैसे कि होता है बहुत जगह में कि कोई भी दूसरे जगह में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे काम करने नहीं दिया जाता, तो उसको किस प्रकार का मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन। देखिए यहाँ पे अब आप देखिए हिंदी और इंग्लिश में बहुत अंतर होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप इंग्लिश जरूर पढ़ें, क्योंकि ऐसा होता है कि इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन मैच नहीं खाता है, तो उसमें इंग्लिश का ही जो सीटेट वाले इंग्लिश का ही ऑप्शन को ही राइट मानते हैं। तो आप इंग्लिश का हिंदी पढ़ लीजिए, फिर इंग्लिश से मिला लीजिए, तभी आपने अपना ऑप्शन चूज कीजिए। पहला ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। फिर राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ सॉरी इसका मत देखिए, आप इंग्लिश में ही देखिए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ। इसका सही क्या हो गया कि जैसे कि कोई भी इंसान कहीं पे भी काम कर सकता है, वो स्वतंत्र है काम करने को लेके, तो इसका क्या आंसर हो गया, इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3 राइट टू फ्रीडम। क्या हो गया, राइट टू फ्रीडम। एक मिनट, तो सही आंसर हो गया राइट टू फ्रीडम। तो आज मैंने 20 क्वेश्चन करवाया और इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन कराया, आप वो भी देख लीजिए। मैं एक ही वीडियो बहुत बड़ा नहीं कर देती हूँ, तो क्योंकि आप लोग अगर एक ही वीडियो बार बार देखते रहेंगे, बहुत बड़ा देखते रहेंगे, तो आप लोग बोर हो जाइएगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि मैं इस चैनल में बहुत सारे सीटेट को लेकर PYQ करवाने वाली हूँ, तो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं कल फिर से इसका 71 to 90 डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरह से मैं जो भी वीडियो डालूंगी आप लोग तुरंत देख लेंगे और आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।